हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट अल्फाबेट। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद है आप सब एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर है काइनेमेटिक्स। इस नाम से अगर आप किताब के अंदर कोई चैप्टर ढूंढ रहे हैं तो आपको कोई भी चैप्टर इस नाम से नहीं मिलने वाला है। काइनेमेटिक्स क्या है बच्चों? तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है? तो मोशन के मैथमेटिक्स को पढ़ना होता है। इसमें आपके जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर कवर होंगे वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कवर होगा, मोशन इन ए प्लेन कवर होगा। तो ये दो चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म क्लास 11th के अंदर हैं, ये दोनों कवर होंगे। तो देखते हैं कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है और मोशन को थोड़ा सा समझते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम काइनेमेटिक्स। काइनामेटिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स है ये दो वर्ड में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है काइन जिसका मतलब क्या होता है? मोशन। और एक है मैटिक्स जिसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स, जिसका मतलब होता है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर आप क्या चीज पढ़ोगे? मैथमेटिक्स किसकी पढ़ोगे? आप मोशन की मैथमेटिक्स पढ़ोगे। तो मैथमेटिक्स ऑफ मोशन यानी कि आप इसमें ये सीखोगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें का जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशन है, वो हम काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो मोशन, अब ये जो वर्ड है मोशन, इसको तो हम बाद में डिफाइन करेंगे कि आखिर ये मोशन क्या होता है। पर हमें जो मोशन पढ़ना है वो तीन तरीके से पढ़ना है। एक है हमारा मोशन इन 1D, एक क्या है हमारा? मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D में आप क्या पढ़ोगे? मोशन इन 1D कहलाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है एकदम, तो वो कौन सा मानेंगे? हम उसको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोलेंगे या रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे जनरली ट्रैवलिंग ऑफ बस, ट्रैवलिंग ऑफ रेलवे, ट्रेन, तो ये सब जो एग्जाम्पल है हो गए आपके, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल हो गए। यानी कि मोशन ऑफ बस कह लो, जनरल है ये, पार्टिकुलर नहीं है आपका। मोशन ऑफ बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हो गए? आपके मोशन इन 1D के हो गए, ठीक है। चलिए मोशन इन 2D देखते हैं। 2D, मोशन इन 2D। तो 2D में आप क्या देखेंगे? इसमें दो एक्सिस होंगी, दो। तो मोशन इन 2D को हम मोशन इन प्लेन भी तो बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर जो मोशन होता है उसी को बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है आपका वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जो है इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सर्कुलर मोशन भी मोशन इन 2D का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपका हो जाएगा मोशन इन 3D। तो मोशन इन 3D में इसका क्या एग्जाम्पल है भाई? मोशन इन 3D का तो मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल, मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स का जो मोशन है इन स्पेस के अंदर। स्पेस में तीनों एक्सिस इंक्लूड हो जाती हैं, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके मोशन इन 3D के। अब समझते हैं बच्चों कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और ऑब्जर्वर यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है। तो बच्चों ऑब्जर्वर एक फिजिकल पर्सन भी हो सकता है, कोई पॉइंट भी हो सकता है। तो जनरली फिजिक्स के अंदर हम हर एक चीज को एक पॉइंट मानते हैं, तो ऑब्जर्वर को भी हम एक पॉइंट मानेंगे, एक ऐसा पॉइंट जहां से हम हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन के अंदर, क्योंकि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होगा ऑब्जर्वर की वजह से। ऑब्जर्वर का चेंज होते ही
और ये चेंज हो जाएगा कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को हम बोलेंगे ऑब्जर्वर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो ऑब्जर्वर एक पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्वेशन को करते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये एक बस है मेरे पास। इस बस के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और एक यहाँ बंदा है सी नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में मान लीजिए ये बस के बगल में, ये रोड के साइड ही ये पेड़ बना हुआ, पेड़ है ये पेड़। ठीक है, और ये बस जो है आगे की तरफ चल रही है, इधर की तरफ चल रही है। अब सी से पूछा जाए, सी अगर इस बस को देखेगा तो सी को ये बस चलती हुई नजर आएगी, और बस के अंदर ये जो ए और बी बैठे हुए हैं, सी को ए भी चलता हुआ नजर आएगा और बी भी चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि सी के हिसाब से ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जर्वर को चेंज करूं, सी को चेंज करके ऑब्जर्वर को ए बना दूं, ए ऑब्जर्व अगर करे चीज को, सेम चीज को, तो ए अगर बी को देख रहा है तो ए के हिसाब से बी कैसा है? रुका हुआ है, रेस्ट पर है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ। लेकिन अगर उसी ए को, अगर वही ए सी को देखे तो सी ए को पीछे जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि ए जब सी को देखेगा तो सी चलता हुआ नजर आएगा। यानी ए के लिए सी मोशन में है, और अभी ये सी क्या कहाँ पे खड़ा था? ये ग्राउंड पे सिर्फ चुपचाप खड़ा था जब ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था। जब सी ऑब्जर्वर था तो वो खुद रेस्ट पर था। खुद कैसा था? रेस्ट पर था, और उसके लिए ए भी मोशन में था और बी भी मोशन में था। लेकिन जब मैंने कहा सी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए जब बी को देख रहा है तो उसको रेस्ट पे नजर आ रहा है, ए जब सी को देख रहा है तो उसको पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक जैसे सी को देख रहा है वैसे अगर वो पेड़ को भी देखा होता तो पेड़ कैसा, उसको पीछे जाता हुआ नजर आता। यानी ए के लिए पेड़ भी मोशन में है और ये सी भी मोशन में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जैसे ऑब्जर्वर को चेंज करोगे, मोशन की सारी जो फिजिक्स है ना वो अब चेंज हो जाएगी, है ना। ए के लिए सी मोशन में था और सी के लिए ए मोशन में था, जबकि सी तो ग्राउंड पे था। और कोई बाहर व्यक्ति, कोई डी मान लो यहाँ पे डी होता और वो भी ग्राउंड में होता और डी सी को देखता, तो डी के हिसाब से सी रुका हुआ है, डी सी को रुका हुआ मानता। लेकिन अगर ए देख रहा है तो ए सी को पीछे जाता हुआ यानी मोशन में मानेगा। तो ये चीज है ऑब्जर्वर के चेंज हो जाने की वजह से कहानी। ऑब्जर्वर को और देखिए, अगर आप 3D में जिधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो बच्चों ये जो पॉइंट होता है 0,0 जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, आप ओरिजिन को ही क्या मानोगे? ऑब्जर्वर मानोगे, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशन 3D के अंदर कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से करते हैं। इसको, इस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि ओरिजिन ही वो पॉइंट है, ओरिजिन ही आपका ऑब्जर्वर है, क्योंकि ओरिजिन से ही हम सारी चीजें नाप रहे होते हैं। ठीक है, अब हम मोशन को समझते हैं और रेस्ट को समझते हैं अच्छे से। अच्छा, जो चीज ऑब्जर्वर था उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं, ऑब्जर्वर को ही, कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। अब देखते हैं कि मोशन और रेस्ट क्या चीज है। ठीक, तो देखिए मोशन क्या है, हेडिंग लगाएंगे हम मोशन क्या है? When an object change its position with respect to time, with respect to frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी मैंने थोड़ी देर समझाया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर को ही बोलते हैं, कुछ और नहीं, अलग। दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर दे रही है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है।
जैसे मैंने कहा था ना, ये सी यहाँ पर है, ये बस है, उसके अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, है ना, एक ए है और एक बी है। तो समय के साथ ये बस आगे चल रही है, समय के साथ सी जब ए को देख रहा है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल तो सारी कहानी बदल जाएगी। तो किसी भी चीज को मोशन में कब कहेंगे? जब वो अपना पोजीशन चेंज करे। किसके साथ? समय के साथ साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में, तब हम बोलेंगे कि वो चीज मोशन में है। ठीक है। रेस्ट क्या है? ठीक है, इसका उल्टा कर दो। रेस्ट के लिए तो आप उसको कैसे कहोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to observer। यानी कि अगर समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तब आप उसको मानोगे कि वो रेस्ट पर है। मैथमेटिकली आप इस चीज को कैसे समझोगे? रेस्ट को पहले समझो। मान लो ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3। x क्या है? तो पोजीशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है। एक नंबर लाइन ले लो, ये रहा, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू 3 जब मैंने बोला तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, यानी स्टार्टिंग में भी वो 3 पर ही था। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तब भी वो 3 पर था। टाइम 2 सेकेंड हुआ तब भी, टाइम 5 सेकेंड बीत गया तब भी वो उसकी पोजीशन 3 ही थी। यानी कि एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू है ये। तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी है। समय तो बढ़ता जा रहा है, पहले 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 सेकेंड बीतते चले गए, टाइम बीतता चला जा रहा है, पर ऑब्जर्वर वहीं का वहीं है। ऑब्जर्वर की पोजीशन x इक्वल टू 3 है। यानी कि जब वो चीज टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसकी पोजीशन टाइम से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, इसकी पोजीशन ज्यों की त्यों बनी हुई है, तब आप इसको कहोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। अगर यही चीज, मैं यहां थोड़ा हटा देता हूं, अगर सेम चीज ऐसे होता है, x इज इक्वल टू 3t लिखता मैं, और फिर पूछूं कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये पोजीशन है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, x इज इक्वल टू 3t लिखा है मैंने। यानी कि टाइम अगर आप 0 ले रहे हो तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? जब आप t की वैल्यू 0 लोगे आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी। t की वैल्यू आप 1 ले लो, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। t की वैल्यू आप 2 ले लो, x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप टाइम को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। यानी नंबर लाइन पर अगर मैं देखूं तो मान लो कि मैं कह रहा हूं कि 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो 0 पर था, ठीक है, पहले सेकंड पे जो ऑब्जर्व है वो थर्ड पोजीशन पे चला गया। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रहा है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है तो वो चीज मोशन में कहलाएगी। किस चीज में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जर्वर समझ में आया, मोशन समझ में आया, रेस्ट समझ में आया। ठीक है, तो बच्चों इतना समझने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो मोशन है और जो रेस्ट है ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस बात को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि मोशन एंड रेस्ट both are relative terms। कौन सा टर्म्स है ये? रिलेटिव टर्म्स। यानी कि there is not any absolute motion और रेस्ट। यानी कि कोई भी चीज परफेक्टली, कंपल्सरली, एकदम कोई भी चीज मोशन में नहीं है और ना ही कोई भी चीज रुकी हुई है। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं तो एकदम रुका हुआ हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, तो कोई व्यक्ति अगर सन पे चला जाए और वहां से पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी सन के चक्कर लगाती हुई नजर आएगी। हालांकि वो जा नहीं सकता सन पे, लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लेते कि मान लीजिए ऑब्जर्वर हमारा सन पे चला जाए और जो पृथ्वी है वो सन के चक्कर तो लगा ही रही है,
तो जब पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी पे आप खड़े हैं, तो आप भी उसको चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। तो जब आप अपने आप को ग्राउंड पर रेस्ट पे समझ रहे थे कि भैया मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो कंपलसरी एकदम रेस्ट पर ही हूँ, मैं कैसे मोशन में हो सकता हूँ, तो जैसे ही ऑब्जर्वर चेंज होगा आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, आप मोशन में दिखने लगोगे उसके लिए। तो कोई भी चीज कंप्लीटली जो है वो रेस्ट पर या मोशन में नहीं होती, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ये दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। ऑब्जर्वर चेंज कर दो, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो वेरिएबल इन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल है भैया? वेरिएबल मतलब जिसको आपको पढ़ना है। तो जैसे आपको क्या पढ़ना है? डिस्टेंस पढ़ना है, ये वेरिएबल है आपका, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क एटसेट्रा, और भी थोड़ी बहुत कहीं छूट रही होंगी तो ये सब आपके वेरिएबल्स है काइनेमेटिक्स के अंदर, इन्हीं की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर देखेंगे, डिस्टेंस समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, और उन पे बेस्ड हम कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। तो चलिए पहले अंतर समझते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरफ आप लिखेंगे डिस्टेंस और एक तरफ आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और देखेंगे दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ऑल्दो ये जो टॉपिक है वो 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में वो कोई भी चीज कितना चली है वो है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, पहले वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और वो यहाँ पे रुक गया। ठीक है, मैंने कहा ये जो था वो 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था, ये फिर से 4 किलोमीटर था, और ये 3 किलोमीटर था। तो अगर आपसे कोई पूछे कितना डिस्टेंस हुआ तो आप बोलोगे डिस्टेंस भैया 4 इधर चला है, 3 इधर, 4 3 7 7 4 11 11 और 3 14 किलोमीटर चला है। पर अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट किया है तो आप ये देखोगे कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच में जो सबसे छोटी वाली दूरी होगी, शॉर्टेस्ट दूरी होगी, जो कि ये बनेगा, ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब मैथमेटिक्स की जुगाड़ है, मैथमेटिक्स के अंदर देखेंगे, जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे। पर आप इस बात को समझिए कि एक्चुअली में जो आप दूरी चल रहे हो, पहले आप यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ से ऐसे ऐसे गए, ठीक है, ये आपका जो था वो डिस्टेंस था। और जहाँ से आपने चलना शुरू करा और जहाँ पे आप रुके उनके बीच में जो सबसे छोटी दूरी निकल करके आएगी, सबसे छोटी दूरी, वो है डिस्प्लेसमेंट आपका। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस। अगर कोई चीज़ चल ही नहीं रही है तो डिस्टेंस 0 हो सकती है जब वो चल नहीं रही होगी तो, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका भाई 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब बच्चों को 0 तो समझ में आता है, चलो नहीं चल रही होगी, या 0 देखेंगे 0 कैसे, प्लस में, माइनस, इन सब का मतलब क्या है, कैसे? 0 का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहीं पर था, यहाँ से आगे गया, वापस अपने ही पोजीशन पर वापस आ गया। मैंने कहा ये कितना था? ये 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर वो ऐसे गया आगे और वापस 10 किलोमीटर आ गया। तो जहाँ चलना शुरू करा वहीं पर आकर के अगर रुक जा रहा है तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो हो गया 0। प्लस का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से चलना चालू करा और यहाँ तक गया, या यहाँ से वापस मान लो बीच में आ गया, तो पहले यहाँ से यहाँ तक 10 तक गया, फिर वापस 5 तक यहाँ पर आया और यहाँ पर भी वो रुका पड़ा है। इनके बीच में दूरी कितनी है? तो ये 5 है।
तो इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, अगर ये तुम्हारा 0 पोजीशन था और यहाँ पहले आगे गया 10 किलोमीटर, वापस आया 10 और फिर इधर चला गया, ये 5 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि उसकी वैल्यू 0 से छोटी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो माइनस साइन दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि आप दूसरी दिशा में हो, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर चला, मैं पहले यहाँ खड़ा था, मैंने आपसे बोला 5 मीटर मैं चला, तो आप पूछोगे ना 5 मीटर किधर चले, आप इधर चले क्या आप इधर चले। अगर मैं बोलूँ मैं इधर चला तो बोलोगे +5 किलोमीटर, अगर मैं बोलूँ कि मैं इधर चला तो आप बोलोगे -5 किलोमीटर। ये प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। -5 किलोमीटर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि -5 किलोमीटर 0 से छोटी है। यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ माइनस डिनोट करता है डायरेक्शन को, बस ये बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में हो। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, जबकि जो डिस्टेंस है वो या तो 0 होगा या प्लस होगा, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है। इसीलिए डिस्टेंस को बोला जाता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका कोई ना कोई डायरेक्शन है। ठीक है, अगर आप इनकी यूनिट की बात करो तो यूनिट दोनों की सेम ही होगी, इसकी भी मीटर है और इसकी भी मीटर ही होगी, यूनिट दोनों की सेम होगी। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करो तो इसकी भी एल होगा और इसका भी एल होगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोनों का सेम आएगा। तो ये कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में बराबर हो सकते हैं, जब कोई चीज एकदम स्ट्रेट चल रही है स्ट्रेट लाइन में और वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज ना करे। अगर ऐसे सीधे सीधे चलती जा रही है और यहाँ पे रुकी तो मैं बोलूँगा भाई मान लो ये 10 किलोमीटर है, तो मैं बोलूँगा, शायद दिखना होगा, यहाँ बनाता हूँ मैं, अगर कोई चीज़ ऐसे सीधे सीधे चल रही है, यहाँ से चलना चालू करा और इस एक ही डायरेक्शन में चलती हुई जा रही है, और मैं यहाँ पे पूछूँ ये कितना, मैंने बोले 10 किलोमीटर, तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूँ कितना तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना तो वो भी 10 किलोमीटर, डायरेक्शन चीज़ ही नहीं करना है। तो अगर डायरेक्शन अगर नहीं बदल रहा है तो उस स्थिति में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी अगर डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि आप इस बात को लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस बात को नोट करके आप रखिए, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से चल रहा है, आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जब वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसने यानी कि ये रास्ता अपनाया हुआ है, तो आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल वो 2πr होता है। अगर पूरा सर्कल 2πr है यानी कि ये वाला, ये जो सरकमफ्रेंस होता है ये 2πr होता है पूरा का पूरा। तो अगर वो यहाँ से चल रहा है ऐसे 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 और यहाँ पे आया है तो इसका मतलब वो आधा चला, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया 2πr, नीचे 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका πr। क्या हो जाएगा आपका πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल क्या था, उसने यहाँ से चालू करा था और चलते 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 वो यहाँ पे रुका है। तो बस आपको देखना है क्या इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, इसके बीच में जो सबसे कम दूरी होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बताओ सबसे कम दूरी यही तो है, यही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये r है और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 2r। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है और जो पार्टिकल है वो यहाँ से ए पॉइंट से चल रहा है इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, और उसने कितने राउंड लगाए हैं 2 राउंड। आपको 2 राउंड के बाद ये बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर करा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक राउंड में ये L
फिर ये दूसरा एल, तीसरा एल, चौथा एल, एक राउंड में 4 एल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका वो एक राउंड में 4 एल कवर करेगा, 2 राउंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 एल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अब जिस पॉइंट से चलना चालू कर रहा है वहीं पे वापस दूसरे राउंड में भी आके वहीं रुक रहा है। इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इस केस में जब वो 2 राउंड चक्कर मार लेगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिस्टेंस, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा ही नहीं, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा है पर आसान है, इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ के और समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक पर्सन है, वो 5 किलोमीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो मुड़ जाता है और चलता है 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा और वो डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इधर क्या मानते हैं हम? ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये डायरेक्शन हम फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए, एक पर्सन है 5 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ, तो आप बना लीजिए इस तरीके से। ये हो गया 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, इधर ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एंड देन टर्न्स एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ वो 3 किलोमीटर जा रहा है, ये रहा, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 4 किलोमीटर वेस्ट यानी इधर। तो ये 5 है तो कहीं इधर आया होगा, ये ले लेते हैं, ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक बात है, वेस्ट। एंड फाइनली 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ यानी कि नीचे की तरफ 2 किलोमीटर, इस तरीके से। अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा 3 था तो ये कितना रहा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 रहा होगा। अगर ये पूरा 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना रहा होगा? ये भी 1 रहा होगा। ये मैंने किस लिए बना दिया? डिस्टेंस तो आसान है, आप बता दोगे डिस्टेंस कितना हो गया। डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस देखोगे, इधर चला था वो 5 किलोमीटर पूरा, फिर 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 और ये 2 चला था, तो 12 और 2 14 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया आपका 14 किलोमीटर, जोड़ के दिखा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे? आप ये देखोगे चलना कहाँ से चालू करा था? यहाँ से, और रुका कहाँ पर है? वो यहाँ पर। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये। और ये ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट O है और ये A है, तो अगर ये OA चाहिए, OA जो कि एक हाइपोटेनियस है, तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, यानी कि ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 यानी कि √2। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है सवालों को। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सर्कल पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है जिसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है। आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इस केस में ये 3 केस दे रखे हैं, A, B और C। 3 केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो पहला केस क्या है? व्हेन द बॉडी कवर्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब बॉडी 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी सर्कुलर पाथ पर, तब वो कितना डिस्टेंस उसका कवर होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से समझो। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब एक बात बताओ, मान लो ये सीधी लाइन है, यहाँ पर थी वो, तो जब वो 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी यानी यहाँ पर आएगी तो 90 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी। तो क्या ये जो हिस्सा है, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये वाला, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये कितना हुआ आखिर, ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस का तो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस ये जो है पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है। पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? 1/4 है।
और वैसे अगर आपको पता नहीं है तो डिस्टेंस एक आपने पढ़ा भी होगा, अगर ये आर्क लेंथ निकालनी होती है तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr कर देते हैं। ये भी एक फार्मूला है। तो डिस्टेंस का आप इससे निकाल लो, ये रहा। तो थीटा कितना कवर कर रहा है वो 90 डिग्री, 90 बटे 360 कर दो इंटू में 2πr, 2πr तो 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, πr बटे 2। उसने पाई की वैल्यू हमें पता 22 बटे 7 होती है, नीचे 2 और आर की जगह 7 गिवन है। ये आपका 11 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया? 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? वो यहाँ था इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये वाली वैल्यू ये। तो जब भी आपको ये निकालना हो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट का? वो होता है 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। ये शॉर्टकट है, कैसे आया है बताऊंगा बाद में, पर अभी तो फिलहाल ये इस्तेमाल करो 2r साइन थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ का क्वेश्चन मिटाता हूँ इधर का। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, ऐसे इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 है तो 2 का 2, r की जगह 7 साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा कितना था 90, तो 90 बाई 2 तो 14 ये हो गया। साइन 90 यानी कि साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 14/√2 रैशनलाइज कर दोगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14√2 बटे में 2 कट कर दोगे 7√2। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। सेकंड केस आसान है, व्हेन द बॉडी कवर्स 180 डिग्री एंगल। जब वो 180 डिग्री एंगल कवर करेगा, इसको मिटाते हैं और 180 डिग्री को समझते। मान लीजिए यहाँ पर था तो ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पर आया होगा, 180 डिग्री एंगल कवर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो है ये डिस्टेंस कवर करा उसने। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? b डालना। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था r, और यहाँ से नहीं, ये है ना आपका डिस्टेंस। तो पूरा कितना होता है? पूरा होता है 2πr। और जब वो 180 डिग्री का एंगल कवर करेगा, इसका मतलब वो आधा सर्कल जा चुका है। तो आधा सर्कल जा चुका है तो आप क्या करोगे? 2 से कर दोगे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा πr, पाई यानी 22/7, रेडियस 7, ये आ गया 22 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे भाई? इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए वही फॉर्मूला 2r साइन थीटा बाई 2। बिना फॉर्मूले के भी आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हम चले थे, यहाँ पे रुके हैं, तो ये है इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो कि 2r हो जाएगा। पर हम इससे भी निकाल के देखते हैं। तो 2r और साइन थीटा, थीटा यानी 180 डिवाइडेड बाई 2, साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो आपका 2r आ गया, 2r की जगह 7 है, 14 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरे केस में बोला था उसने, सी केस में, तीसरे में कि कंप्लीट फुल सर्कल कवर करता है, फुल सर्कल। तो फुल सर्कल जब होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr के बराबर हो जाएगा। मान लो यहाँ से ऐसे चला वापस यहीं आए, तो एक्चुअली में सर्कमफ्रेंस ही तो चला है, और सर्कमफ्रेंस तो 2πr होता है। और 2 का 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला था कंप्लीट फुल सर्कल में वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0 मीटर। तो इस तरीके से सर्कल वाले क्वेश्चन करने हैं। आपको जो यहाँ से ध्यान रखना था वो है ये फॉर्मूला, कि अक्सर क्या होता है आधा पार्ट ऐसे कवर होता है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। उस केस में सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। कितना एंगल चला है, एंगल पता है तो आप सब कुछ हो जाएगा, सब निकल जाएगा इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, देखो कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। एक व्यक्ति सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है जिसका जो रेडियस है वो 10 मीटर है। ठीक है, एंड कवर 3/4 सर्कल, सर्कल का 3/4 हिस्सा कवर कर लेता है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। यानी कि ये हो गया हमारा सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, 3/4 का मतलब हो गया कि आपको पता है ये जो सर्कल है उसको हम 4 इक्वल हिस्सों में 90 डिग्री के एंगल पे बांट सकते हैं इस तरीके से। तो 3/4 का मतलब है कि मान लो यहाँ से चला तो ये 1 हिस्सा चला,
फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो दूसरा, और यहाँ से यहाँ तक चला तो तीसरा। यानी वो पहले यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर है। इसको बोलेंगे 3/4। तो 3/4 डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपको पता है पूरा कितना होता है? 2πr। तो इसका 3/4 चला है, तो आपको इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 का 2 पाई की जगह 22/7 हो जाएगा। रेडियस 10 दे रखा उन्होंने, और ये 3/4। तो कट तो कुछ रहा नहीं है। जो भी इसका आंसर आएगा आप देखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 से ये 2 कट गया 11, और 11 3 33, 330/7 मीटर। ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर देखो आप तो यहाँ पर है, और ये रहा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब शॉर्टेस्ट पाथ में एंगल कितना कवर कर रहा है? मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है? 2r sin θ/2। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट का। तो जिसमें ये जो थीटा है ये कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। तो आप देखिए कितना होगा? 2r की जगह 10, और साइन 90/2 यानी कि साइन 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 20 हो गया, और ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, रैशनलाइज कर लो, आपको अपना डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर रैशनलाइज भी करना नहीं आता ना तो भाई छोड़ दो यार, पढ़ना वढ़ना छोड़ दो। तो इसका मतलब 9th क्लास में तुम कुछ पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो बहुत ईजी है। आप देखोगे यहाँ 10 चला, फिर 3 चला, 10 3 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29 और 1 30 मीटर। डिस्टेंस तो आराम से निकल गया 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? तो यहाँ से चलना चालू करा और यहाँ पे रुका है, इनके बीच में ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकलेगा कैसे? आपको पता है यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल हर एक जगह पे बन रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए बी सी ऐसे निकाल लो। ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 13, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 109 बाहर नहीं निकलेगा, आप ऐसे रखो। इसी तरीके से आप ए बी निकाल लो। ए बी के लिए क्या करोगे? ए बी में आपका ये बेस हो गया, हाइट हो गया 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 4 रूट 68। ठीक है, ऐसे ही अब बी सी निकाल लो। बी सी के लिए क्या करोगे? ये बेस और ये हाइट, तो 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 रूट 37। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखोगे ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, और इसको ऐसे लिख दोगे √109 प्लस √68 प्लस √37। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, √109 √68 √37। तो तीनों को मैंने जोड़ दिया है। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के।